जो हो गया उसे रोया नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अक्सर उन्हीं को मिलती है मंजिल जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, वक्त कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, उनको बैठ के कोसो मत। बैठ के ये मत सोचो कि वक्त अच्छा नहीं है, मेरी हालात अच्छी नहीं है। नहीं, आपको अपना वक्त बदलना होगा, अपने हालात बदलने होंगे। ये काम कोई और आपके लिए करने के लिए नहीं आएगा, आपको खुद करना होगा। जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उसी से आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है। जिस दिन, मेरे प्यारे साथियों, जिस दिन आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर होगा, उस दिन वक्त भी अलग होगा और हालात भी अलग होंगे। इसलिए कोई बहानेबाजी नहीं चलने वाला है, कोई बहानेबाजी नहीं बनाना है। आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत के बिना आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जो मेहनत करता है वही सफलता हासिल कर पाता है। बिना मेहनत किए हुए कोई भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए वक्त और हालात को कोसो मत, वक्त को यूज करो, समय को यूज करो, समय को सही डायरेक्शन में यूज करो, उपयोग में लाओ और अपने मंजिल के लिए काम करो। कर्म करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, कर्म नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। आप इन्हीं प्यारे लफ्जों के साथ मैं इसके सुमन आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा आप जानते हैं कि बहुत बेहतरीन टॉपिक है आपके, मेरे प्यारे साथियों। अलजेब्रा एक बेहतरीन टॉपिक है एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्जाम में इसका जो महत्व होता है, बहुत महत्व होता है इसका। वैल्यूबल ये चैप्टर है, ये टॉपिक है। हर एग्जाम में सवाल इससे लगभग पूछे जाते हैं। तो वही अलजेब्रा के टॉपिक में से, वही अलजेब्रा के टॉपिक में से एक हम टॉपिक, उसी चैप्टर से एक हम पॉइंट्स, एक कॉन्सेप्ट यूज करने, कॉन्सेप्ट को समझाना जा रहे हैं, कड़ी को समझाना चाहते हैं, और उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। क्या नाम है? कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। अब दोस्त, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो है क्या, इसके बारे में समझना है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो है क्या, इसके बारे में समझना है, और अच्छे तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो क्या है। चलिए यहां पे हम लिखें कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, या हम कह सकते हैं जीरो को यहां पे हम थोड़ा लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट। है ना, इंडिपेंडेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या होता है, इसके कड़ी को समझना है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो है क्या। थोड़ा सा देखना, समझने की कोशिश करना, और बहुत बेहतरीन टॉपिक है। और आपका अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो आपका पलक झपकते ही आप आंसर, एसएससी का आंसर आप दे सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन को देखते ही आप 4 से 5 सेकंड में आप कहिएगा सर आंसर ये होगा। ठीक है, तो देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल को लेंगे और एग्जाम्पल को देखेंगे। पहला, क्या समझने की कोशिश करना। मान लें यहाँ पे 3x + 2 = 4 दिया हो। एकदम कड़ी को समझना, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। 3x + 2 = 4 है, तो यहां कह देंगे कि x बराबर क्या होगा। यहां पे हमें कह दे रहा हूं कि x बराबर क्या होगा। चलिए समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त।
यहां से हम लोग अगर x की वैल्यू निकालना अगर चाहेंगे तो आराम से 2 को उधर ले जाएंगे तो निगेटिव में आएगा, 4 में से 2 कट जाएगा, यहां पे 2 बचेगा। ठीक है, यहां से आ जाएगा x बराबर 2/3, मतलब यहां से x का वैल्यू 2/3 आ गया। ठीक है, कैसे आया 2/3 वो समझना है कि ये आपका वन वेरिएबल इक्वेशंस है कि नहीं, मतलब वन इक्वेशंस है और इसमें वेरिएबल कितना है ना, इसमें वेरिएबल कितना है वो समझना कि वेरिएबल अगर 1 है, वेरिएबल अगर 1 है तो यहां से देखा गया मेरे दोस्त कि 1 वेरिएबल है और 1 इक्वेशंस है तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 1 लीनियर इक्वेशंस है, 1 इक्वेशंस है या लीनियर इक्वेशंस है तो उसका एक ही वैल्यू होता है क्योंकि वेरिएबल कितना है 1। ठीक है, 1 वेरिएबल। दूसरा बात हम समझाना चाह रहे हैं, दूसरी बात को समझना। दूसरी बात को यह समझने की कोशिश करना, मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें दूसरा पॉइंट्स कि 2x प्लस वाई इक्वल टू मान लिया जाए 5, x प्लस वाई इक्वल टू क्या मान लिया 5 है। तो मेरे साथी ध्यान देना कि x प्लस अगर y है, x प्लस वाई अगर है तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां पे हम कहना चाहेंगे कि x बराबर फाइंड करें और y बराबर आप फाइंड आउट करें। तो आपका जवाब होगा सर कि नहीं होगा फाइंड आउट, आप इसका मान नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आप बोलिएगा कि सर मैंने तो बचपन से पढ़ रखा है कि अगर एक इक्वेशंस है, अगर 1 इक्वेशंस दिया हुआ है और 1 वेरिएबल दिया हुआ है, 2 वेरिएबल अगर दिया हुआ रहे टू वेरिएबल अगर दिया रहे तो आप कहेंगे सर कि यहां पे इक्वेशन 1 दिया हुआ है, इक्वेशन यहां पे 1 दिया हुआ है और वेरिएबल आपका 2 है, लेकिन इक्वेशन अगर 1 रहता है तो एक इक्वेशन रहता है तो एक ही का वैल्यू निकलता है, एक वेरिएबल का फाइंड आउट होता है। लेकिन यहां पे अगर एक इक्वेशन मौजूद है और कह रहा है कि एक्स वाई 2 वेरिएबल को निकालने के लिए तो नॉट पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है मेरे दोस्त। यहां होगा क्या, अगर यहां पे x माइनस वाई बराबर 2 दिया रहता या 3 दिया रहता तो आप कहते हैं कि x बराबर होगा 8 5 5 3 8 में का आधा हो जाएगा 4 और y हो जाएगा 1। कब जब दूसरा भी इक्वेशन दिया रहता तब, क्योंकि 2 वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल किसी इक्वेशंस में है तो कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए 2 वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां देखा गया कि एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल, जब x माइनस वाई बराबर 3 था तभी फाइंड आउट हुआ। अगर यहां पे हम ये तो अपने मन से लिए, ये नहीं दिया होता तो, ये अगर दिया नहीं होता तो x बराबर और y बराबर क्या निकालते हैं, तो याद रखना मेरे दोस्त कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, एक इक्वेशन है, एकदम कॉन्सेप्ट वाला बात है ना, पूरी तरह बात आपका कॉन्सेप्ट वाला आएगा कि एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल अगर दिया हुआ है तो आप कहेंगे कि सर एक इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल फाइंड आउट होगा, एक ही वेरिएबल फाइंड होगा, लेकिन दूसरा वेरिएबल फाइंड नहीं होगा। तो आप कहिएगा कि दोनों जो है, ये दोनों जो है सर एक दूसरे पर डिपेंड है, मतलब इसको हम एक इक्वेशन अगर दिया रहे और 2 वेरिएबल दिया रहे तो एक को हम कुछ भी मान सकते हैं, वो स्वतंत्र है, कुछ भी मान सकते हैं, मतलब स्वतंत्र है, कुछ भी मानने का मतलब हम 0 मान सकते हैं।
जीरो इसलिए मानेंगे कि हम सॉल्यूशंस को बहुत इजी करेंगे, क्योंकि टर्म अगर जीरो हो जाता है तो पूरे जीरो अगर टर्म होता है जीरो को खत्म कर देते हैं। अगर कुछ 1 2 लेते हैं तो उसमें सॉल्यूशन करने में थोड़ा समय लगता है, आप ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लिए y बराबर 0, तो y बराबर 0 मान लिए, तो x बराबर अपने मन से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ y बराबर 0 हो गया, तो इसी अनुसार से x बराबर बताओ क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अगर y बराबर 1 लेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, तो बताओ y बराबर अपने मन से माने, ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, आप मानने में आप x को स्वतंत्र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक दोनों में से किसी को मान सकते हैं। तो y स्वतंत्र है मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, ये ऑटोमेटिक आपको मानना लिखना पड़ेगा। जैसे 1 माने तो ऑटोमेटिक है कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपको क्या लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर y 3 लेंगे तो x कितना लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा। अगर y 4 लेंगे तो x बराबर कितना लेना पड़ेगा। अगर y -1 लेंगे तो 5 आना चाहिए टोटल जोड़कर, तो यहां पे कितना लेंगे 6। समझ आ रही बात को, क्या हम कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर एक इक्वेशन दिया हो और 2 वेरिएबल आपका उसमें मौजूद हो, तो एक वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, यही था कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशंस 2 वेरिएबल, तो एक को हम कुछ भी मान सकते हैं। तीसरा पॉइंट, मान लिया जाए दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, तो कितना इक्वेशंस है, हम जान रहे हैं कि यहां पे 1 इक्वेशंस है और थ्री वेरिएबल है। जब दोस्त 2 वेरिएबल एक इक्वेशन था, एक को हम कुछ भी मान सकते थे, तो यहां 3 वेरिएबल है। यहां कितना वेरिएबल है, जब 3 वेरिएबल है तो हम यहां पे कहेंगे 3 वेरिएबल है। हम जानते हैं एक इक्वेशन अगर है तो एक तो फाइंड हो सकता है, लेकिन ये दोनों आपका फाइंड नहीं होगा, ये आपका स्वतंत्र है, ये आपका स्वतंत्र है फाइंड करने के लिए, ये आपका क्या है स्वतंत्र है। क्या है स्वतंत्र है, मतलब इस दोनों को आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर एक इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल अगर है तो आप 2 को कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल का फाइंड हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। क्लियर है। अगर 3 इक्वेशन से तीनों फाइंड करना है, तीनों यूनिक वैल्यू निकालना है, तो कम से कम आपको कितना चाहिए 3 इक्वेशन चाहिए। 2 वेरिएबल है तो कम से कम उसका फाइंड करने के लिए कितना चाहिए 2 इक्वेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, इस कारण से 2 को आप कुछ भी मान सकते हैं। जेड को हम अगर 0 माने तो एकदम 0 मानने की हमेशा कोशिश करना। अगर ये 0 मानेंगे, वाई को 0 मानेंगे मेरे दोस्त, तो x को कितना मानना पड़ेगा 7 मानना पड़ेगा। अगर z को 1 माने और y को 2 माने तो ऑटोमेटिक देखो x को अपने आप निकल आएगा कि नहीं, तो x को कितना मानना पड़ेगा 4 मानना पड़ेगा मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, ये था इसका कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम कह दे रहे कि यहां पे x, y और z और w बराबर मान लिया 8। कितना इक्वेशन है एक इक्वेशन, तो कितने एक इक्वेशन है तो कितने वेरिएबल होगा, कितना वेरिएबल 4 वेरिएबल है। एक इक्वेशन 4 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल फाइंड आउट होगा, एक वेरिएबल तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो बचा हुआ वेरिएबल है उसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। मतलब इसमें स्वतंत्र है, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान करके आगे बढ़ सकते हैं। w को 0 मान लिए, z को 0 मान लिए, y को 0 मान लिए, तो x को आपको क्या मानना पड़ेगा 8 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 स्वतंत्र है। तीनों आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इसी तीनों के अनुसार आपका x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कहिएगा सर x का ही क्यों, तो अब ये भी कर सकते हैं, x y z को आप कुछ भी मान सकते हैं, w अपने आप आएगा, अपने आप वहां से बन के आएगा। ठीक है, w को आप एक्स्ट्रा अलग से नहीं मान सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। x
प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू मान लेते हैं 4। कहेगा किसी को निकालने की, तो यहां थोड़ा सा ध्यान दो, x प्लस वाई प्लस जेड 8 है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 है। तो देखो यहां पे कितना इक्वेशंस है, 2 इक्वेशंस। वेरिएबल कितना है, तीन वेरिएबल है। जब 1 इक्वेशन रहता था, 2 वेरिएबल रहता तो एक को हम कुछ भी मान के चलते थे। यहां 2 इक्वेशंस है, यहां पे 2 इक्वेशंस है, यहां पे अगर 2 इक्वेशंस है तो 3 वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन है बच्चों, तो यहां से 2 गो आपका फाइंड 2 वेरिएबल निकल सकता है। मतलब यहां से आप कितने वेरिएबल निकाल सकते हैं, यहां से आप 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल का यूनिक है ना, 2 वेरिएबल का यूनिक मान निकलेगा है ना, यूनिक मान निकलेगा। लेकिन एक वेरिएबल जो होगा वह फाइंड आउट नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल, तीनों वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशंस है, तो इस कारण से कितने वेरिएबल का निकल सकता है, 2 वेरिएबल का निकल सकता है, तीसरा नहीं फाइंड आउट होगा। यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें आप कुछ भी मान सकते हैं, एक वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन तो 2 ही फाइंड आउट होगा, 2 वेरिएबल का निकल सकता है, तीसरा नहीं निकलेगा। तो तीसरे को आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लिए इसको 0 मान लिए, इसको भी 0 मान लिए। अब इसमें फाइंड आउट कर लिए, y बराबर हो जाएगा, x बराबर 8 4 12 मतलब ये x बराबर 6 और y बराबर हो जाएगा, दोनों में घट जाएगा और आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज समझाना चाह रहे हैं, यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसी बात को हमको मतलब समझाना था, इसी बात को समझाना था। अब इसका देखिए थोड़ी सी शॉर्टकटी को समझ लेते हैं। 1 नंबर में 1 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल, तो आप एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी। 2 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल, तो एक वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर 1 इक्वेशंस वेरिएबल कितना, 3 वेरिएबल, तो 1 इक्वेशन से तो एक ही को वेरिएबल फाइंड आउट होगा, 2 को आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये था सारा कहानी और समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, उम्मीद करते हैं पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस याद रखना हमेशा कि अगर एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल अगर है, तो एक को आप कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र है वो मानने पर, है ना। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये एक दूसरे पर क्या डिपेंड है। अगर y को 0 मानेंगे तो x कितना मानना पड़ेगा, 7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिक वैल्यू इसका नहीं निकल सकता, क्योंकि इक्वेशन कितना है, 1 है। तो यहाँ 2 पर किए तो इसी पर 3 पर चर्चा होगा, 4 पर भी, 5 पर, 6 पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी भी वेरिएबल को अगर इस तरह रहे तो आप इक्वेशन 1 रहे, वेरिएबल 2 3 गो रहे, तो इक्वेशन 1 रहे, वेरिएबल 2 रहे, तो आप क्या करोगे, एक को आप 0 बना देंगे, आराम से आंसर निकल के सामने आ जाएगा और पलक झपकते आंसर को बता सकते हैं। चलिए, ये पहला नंबर सवाल है आपका, पहला नंबर सवाल है। इस सवाल को देखेंगे और बेहतर सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, सवाल को देखने की कोशिश करेंगे। यहां पे दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 2z। तो थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा यहां ध्यान दो, कितना इक्वेशंस है, 1 इक्वेशंस है, कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। 1 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 1 इक्वेशन तो एक वेरिएबल का फाइंड आउट होगा, लेकिन 2 वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो देखो 1 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल, तो 2 को आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल फाइंड आउट नहीं होगा। हम जानते हैं कि 3 वेरिएबल है, तो कम से कम तीनों को यूनिक वैल्यू निकालने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। यहाँ एक ही इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन रहता है तो एक ही वेरिएबल निकलता है, तो 2 वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए देखते हैं, मानने की कोशिश करते हैं। यहां पे थोड़ी सी बात को समझना कि मैक्सिमम टर्म देखना है, कि थोड़ा सा सॉल्यूशन को करते समय एक चीज और ध्यान देना होगा
कि जो मान निकालना उसमें मैक्सिमम टर्म किसका है, इसमें मैक्सिमम टर्म किसका है, जेड का। मैक्सिमम टर्म किसका है, जेड का। इस कारण से सबसे पहले अटैक किस पे करेंगे, जेड पे करेंगे। सबसे पहले अटैक किस पे करेंगे, जेड पे। तो जेड को हम क्या करेंगे, जीरो। जेड को क्या बनाएंगे, जीरो। जब जेड को जीरो बनाएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना, जब जेड को जीरो बनाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। जेड को हम पहले जीरो बनाए, चलो देख लो यहाँ जेड को, जेड जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। तो यहाँ से आ गया x बटा एक्स प्लस ये जीरो जब हो गया तो ये पूरा जीरो हो गया, ये कट गया, आ गया आपका 1, ये आ गया 1 और 1 यहाँ पे ऑप्शन नंबर किसमें, ए में। आंसर हो गया ए। देखिए कितने एकदम 4 से 5 सेकंड में आप बना सकते हैं, इससे बड़ी सी बड़ी सवाल को आप बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगी, कोई दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। अब बहुत सारा सवाल है, इसके सवाल को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि वन इक्वेशन दिया था, 3 वेरिएबल है, तो एक में 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। हम जेड को जीरो मान लिए, जैसे ही जेड को जीरो माने तो ये पूरा टर्म खत्म हो गया, ये टर्म खत्म हो गया, एक्स बटा एक्स आ गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत, इसलिए जेड को जीरो माने कि यहां पे हम वाई को भी जीरो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। वाई को भी अगर जीरो मानेंगे तो आंसर जो आने का रहेगा वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस कारण से हम जेड को जीरो माने कि आंसर आराम से मेरा, मतलब ये टर्म, पूरी टर्म को, मैक्सिमम टर्म को जीरो से एलिमिनेट कर रहे, खत्म कर रहे। तो ये खत्म हो गया, जेड खत्म हो गया, एक्स बटा एक्स क्या आ गया। कोई दिक्कत किन्हीं के मन में आएगा सर हम z बराबर जीरो माने, हम z बराबर जीरो नहीं मानेंगे तो आंसर वही आएगा का। देखते हैं, y बराबर हम क्या मान लिए, जीरो। तो y बराबर जब जीरो मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, y बराबर जीरो तो z बराबर 2 वैल्यू को आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, तो 2 को हम कुछ भी मान सकते हैं। इसको ले लिए 1, ठीक है। तो बताओ इससे क्या होगा, 2 लेना पड़ेगा कि नहीं। अरे y बराबर आप कहिएगा y बराबर जीरो लें तो y जीरो लेंगे, तो z 1 ले लें तो x बराबर कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, जीरो, ये जीरो कर दिए तो ये कट कर आ गया -1। अब देखिए x का वैल्यू क्या माने हैं, 2, और x का वैल्यू कितना, 2, और z का वैल्यू 1, तो 2 बटा 1, ये आ गया कितना, 1। देखो आंसर वही आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यही है सवाल और यही है कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करना और बार बार इसे देखना, है ना। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि x बराबर y प्लस जेड, y बराबर जेड। थोड़ी सी बात को समझना, यहां पे x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। पूछ रहा है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, पूछ रहा है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, मेरे ध्यान को आराम से, मेरे ध्यान को आराम से समझना। अगर ये जीरो मानते हैं, ये जीरो मानते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जीरो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो इक्वेशंस 1 है, वेरिएबल 3 है, तो एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 है तो एक ही वेरिएबल फाइंड आउट होगा, 2 वेरिएबल तो नहीं होगा, तो 2 वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं, जो मन करे। तो अगर इससे जीरो मानते, इससे भी जीरो मानते, इससे भी जीरो मानेंगे तो ये पूरे टर्म जीरो हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपका आंसर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो गलत हो जाएगा। आप कोई भी एक ही आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, किसी एक को जीरो मानते हैं, जेड को हम जीरो मान लिए, जेड को जीरो मान लिए और एक्स को मान लिए, 1 नहीं मान सकते क्योंकि ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 1। हम इसलिए 1 नहीं माने कि 1 मानेंगे तो यहाँ भी फिर तो वही कहानी आएगा, जीरो हो जाएगा, तो उस स्थिति में भी वहां तो जीरो आपको नजर आएगा। अब कहिएगा जेड को जीरो माने मेरे दोस्त, जेड को जीरो, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो गुना हो जाएगा, तो जेड को भी आप जीरो नहीं मान सकते हैं, जेड को भी आप जीरो नहीं मान सकते हैं। तो देखियो क्या मान सकते, कुछ भी ऐसा मान लिए, कोई संख्या मान लिए, 1 मान लिए, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 2 मानना पड़ेगा। आप जीरो किसी को नहीं मान सकते, जैसे ही जीरो मानेंगे तो यहाँ भी जीरो, अगर एक्स को भी मानेंगे जीरो तो ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, तो ऑप्शन तो आपका तीनों टैली कर जाएगा, ठीक है। इस कारण से किसी को जीरो नहीं मानेंगे।
तो यहाँ 1 माने, यहाँ 1 माने, 2 माने, तो 2 का क्यू, 1 का क्यू और 1 का क्यू, ये आ गया 8 -1 आ गया 6। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपको 6 टेली कर रहा है। इसमें तो 6 नहीं है, इसमें तो 6 नहीं है। बी नंबर ऑप्शन को देखते हैं। x का वैल्यू क्या माने हैं 2, y का वैल्यू क्या माने हैं 1 इंटू 1, क्या आ गया आंसर 6। मतलब आंसर नंबर कौन आ गया बी। नेगेटिव रहता तो आंसर आ जाता कितना, नेगेटिव रहता तो आंसर कितना लेते आपका, लेते हैं सी नंबर। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए बने रहिएगा और बेहतर से सवाल हम कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल हम कराने की कोशिश करेंगे। अब इसी चीज को जब आप बनाएंगे, इसी चीज को जब आप फॉर्मूले के द्वारा बनाएंगे, तो हम जानते हैं मेरे दोस्त, आप कहिएगा सर कुछ भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं 2 का, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब फॉर्मूले से बनाएंगे इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये लिख सकते हैं इस तरीके से, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। तो यहां 0 है तो हम यहां पे कह देंगे कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू हो जाएगा आपका 3a। तो a यहां पे हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा ना, माइनस वाई होगा ना, तो माइनस वाई सॉरी a हो जाएगा x, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू। ए के जगह पर ये आ गया, बी के जगह पर ये और सी के जगह पर ये, तो यहां से आ जाएगा फॉर्मूला 3a और b और गुना जेड माइनस जेड, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां आ जाएगा 3xyz। मतलब आंसर कौन हो गया बी नंबर, आंसर कौन हो गया बी नंबर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल पे यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ मेरे दोस्त, एकदम देखना फास्ट देखना, x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो आप y को क्या मान लें 0 मान लें, आप y को 0 मान लें या 1 मान लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला आंसर वही होगा। हम x को इसलिए 0 मानते हैं कि सॉल्यूशन आसान हो जाए। तो एक y बराबर 0, तो ये भी 0 ये भी 0, बचा क्या x का क्यू, तो x बराबर देखो क्या हो जाएगा 3, 3 का क्यू हो जाएगा कितना 27। ठीक है, कोई दिक्कत, कितना फास्ट आंसर हो गया, आंसर हो गया आपका सी। अब कहिएगा सर नहीं सर y बराबर हम 1 मानते हैं और x बराबर हम 2 मानेंगे, तो क्या आंसर आएगा, एकदम आएगा। देख लो यहां से x क्यू 2 का क्यू, y का क्यू 1 और 9 इंटू 2 इंटू 1, तो देखो ये भी 27 आ जाएगा। मतलब आप कुछ भी मान लो, मतलब आप कुछ भी मान लो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड आप कुछ भी मान करके आंसर निकालेंगे, आंसर वही आएगा जो आंसर आप पहले निकाल के चलेंगे। ठीक है, तो हम 0 इसलिए मानते हैं क्योंकि टर्म एलिमिनेट हो जाता है, टर्म खत्म हो जाता है, जो शेष बचा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले सवाल। ये रहा सवाल आपका, अगला सवाल बहुत लंबा सवाल और बेहतरीन सवाल है, पूछा हुआ एग्जाम में सवाल है। चलिए यहां पे दिया हुआ a b c d इक्वल टू 4, a b c d इक्वल टू 4, और हम जानते हैं मेरे दोस्त यहाँ इक्वेशन कितना है, एक इक्वेशन वेरिएबल कितना 4, वेरिएबल 4 इक्वेशन 1, तो आप 3 को कुछ भी मान सकते हैं, 3 वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको 0 मानते हैं, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको मान लेते हैं 4, 3 को कुछ भी मान सकते हैं। 0 मानने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, देख लो पहले, कहीं दिक्कत नहीं हो रही। चलो C को जब 0 माने तो ये 0, B को 0 माने तो ये 0, और A को 4 माने तो यहां से आ गया 1 इंटू 1, 1 खत्म हो जाएगा, और 1 माइनस A, तो यहां आ जाएगा आपका -3। 4 का A के जगह पर 3, A के जगह पर 4 लेंगे, 4 माने तो -3, प्लस C के जगह पर 0 मानेंगे, C को 0 माने, D को 0 माने, A को क्या माने 4, तो यहां से भी आ जाएगा -1/3। ठीक है,
चलिए इसमें देखते हैं, b को 0, c को 0, d को 0, तो यहां से आ गया कितना +1। ठीक, आप हम जीरो मान इसका आंसर एलिमिनेट करना, आप कुछ भी मान सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 1 माइनस में थी, 1 नहीं मान सकते, 1 मानेंगे तो आराम 0 नीचे बना देगा 0, और हम जानते हैं कि ऊपर अगर कोई भी संख्या 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट होगा, और 0/0 भी इनफाइनाइट होगा। इस कारण से ये कंडीशन कभी भी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला में देखते हैं, d बराबर 0 है ना, b बराबर 0, a बराबर कितना 4, तो यहां आ जाएगा -1/3, -1/3, -1/3, -1/3, ये आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा मेरे दोस्त, और यहाँ पे 1 है तो ये -1/3, -1/3, -1/3 हो जाएगा टोटल। देखो यहाँ पे माइनस कर लिए तो 1/3, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे आ गया 3/3 और +1, ये कट गया -1 +1 इक्वल टू कितना 0, मतलब आंसर आपका क्या आ गया 0। कितना बड़ी सवाल को, कितने बड़े सवाल को आप आसान पूर्वक बना सकते हैं। नो फॉर्मूला, नो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, नॉट नीड फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। चलिए, बेहतरीन सवाल है, एसएससी में पूछा गया सवाल है और बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए देखते हैं बाद में इस सवाल को। चलिए यहाँ ध्यान दो, ये कितना इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, और एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो 2 को आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सी को 0 मानते हैं। आप ए को भी 0 मान सकते हैं, बी को भी 0 मान सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सी को जैसे ही 0 माने तो ये पूरा 0 बन गया ऑटोमेटिक। अगला बिना माने हुए देखिए क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा a/b, और यहां से आ जाएगा मेरे दोस्त b/a। इसको जब हम सॉल्यूशंस करेंगे दोस्त, यहां पे 1 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्यूशंस करेंगे तो ये आ जाएगा a² b², a और b आ गया इधर, यहां से आ जाएगा a² b² -ab इक्वल टू क्या 0। ठीक है, चलिए अब इसे देखना है, तो ये पूरा c बराबर 0 माने तो ये पूरा टर्म को 0 बना देगा। जब ये पूरा टर्म 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा a² प्लस b², तो ये आ जाएगा aq प्लस bq और ab। आप जानते हैं aq bq का फॉर्मूला, aq प्लस bq का फॉर्मूला होता है a प्लस b और a² प्लस b² माइनस ab अपॉन ab। अब देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे प्यारे साथी, इसको देखो कि ये आपका टर्म यहां पे क्या आ चुका है, क्या लेके आए 0। तो ये जब 0 होगा तो ये जब 0 होगा तो ये प्लस b इंटू 0, और 0 को कोई भी संख्या से भागा देंगे तो 0 ही आएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा कितना, डी नंबर आंसर। ठीक है, डी नंबर आंसर। उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आ गया होगा और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चंस को, चलिए अगले क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिया हुआ है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2, और यहां आपका है a प्लस b, ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू, और यहां पे आपका जो निकालना है आपको यहां से a प्लस b का होल स्क्वायर, b प्लस c का होल स्क्वायर और c प्लस a का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, नो डाउट। आप इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो 2ab का यहाँ आएगा तो 1 कर देंगे, तो यहाँ से a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा।
क्लियर, आंसर निकाल सकते हैं, ये चीज कंडीशन आ सकता है ना। लेकिन हमको फास्ट बनाना है, और फास्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस चीज को समझना होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूं मैं। यहां पे a प्लस बी प्लस सी एक इक्वेशंस और यहां पे दो इक्वेशंस, और जब दो इक्वेशन आपके पास आ जाए तो वेरिएबल आपका कितना है, 3 वेरिएबल है, तो एक को आप कुछ भी मान सकते हैं। इस कारण से हम c को 0 मानने की कोशिश किया। c को जैसे ही 0 माने, c को जैसे ही 0 माने, ये आ गया ए बी इक्वल टू 1, और यहां आ गया a प्लस बी 2, तो यहां से 1 मान सकते हैं, इसे भी 1 मान सकते हैं, इसे भी 1 मानेंगे, तभी 1 इंटू 1 आ जाएगा कितना, 1। क्योंकि दो इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल है, तो को कुछ भी मान सकते हैं, तो इस कारण से क्या किए, c को 0 मान लिए, तो a प्लस बी 2, और यहां से c0 खत्म, a b इक्वल टू 1 आ गया। तो आराम से आप निकाल देंगे, सब के बराबर 1 है, c बराबर 0, तो 1 1 2, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ c 0 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी c 0 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 1 का 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 प्लस 1 आंसर आ गया 6, आंसर हो गया कितना, 6 नंबर। क्लियर है, बहुत बेहतर सवाल है, बहुत बड़े सवाल। इसको अगर फॉर्मूला से बनाएंगे तो आपको 2 मिनट से कम नहीं लगेगा। क्या करेंगे फॉर्मूला में, इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, इसको यूज करेंगे, यूज करने के बाद ये आप इसको तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद कंडीशन आएगा और आंसर पुट करेंगे, तो बहुत लंबा बनेगा, बहुत लंबा बनेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका ये है, ये आपका क्यू है, ठीक है, ये वाला कुछ नहीं, यहाँ से समझ लो क्या क्या है, पी क्यू 8q माइनस 6q पी क्यू, और ये 64। देखना देखना बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे इक्वेशन कितना है दिया हुआ है और 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो आप q बराबर क्या मान लेंगे, 0, एक को हम 0 बना सकते हैं, तो p बराबर ऑटोमेटिक कितना मानना पड़ेगा, 4। तो कोई दिक्कत नहीं, फास्ट एकदम आराम से बन जाएगा। p q को 0 माने तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 पूरा खत्म, तो आ जाएगा p q और माइनस 64, p बराबर 4, तो 4 का q हो जाएगा 64 माइनस 64, आंसर 0। 64 माइनस 64 आंसर 0, ठीक है, 64 माइनस, क्योंकि एक इक्वेशन था तो q को 0 माने, तो q जैसे 0 हुआ तो ये पूरा 0 बन गया, p बराबर 4, ये भी 0, ये भी 0, वैल्यू रखेंगे ना q के बराबर, तो 0 0, तो ये p q आ जाएगा, p q का वैल्यू 4 आए तो 4 का q 64, 64 माइनस 64 आ गया 0, खत्म हो गया पूरी तरह। ठीक है, बहुत बेहतर लग रहा होगा, बहुत अच्छे लग रहे होंगे, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं और अगले सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये रहा, आपके स्क्रीन पे कर रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस 2c 2s, यहाँ पे 4 वेरिएबल है, एक इक्वेशंस है, तो एक वेरिएबल फाइंड आउट होगा, 3 को नहीं होगा, तो इस कारण से हम क्या करेंगे, कुछ भी 0 माने। अब देखना है पूछ क्या है, तो देख लो मैक्सिमम टर्म जो है मेरे दोस्त, मैक्सिमम टर्म आपका देखिए यहाँ पे, यहाँ भी s है, मैक्सिमम टर्म आपका जो है वो s है, तो इस कारण से s को हम क्या करेंगे, सबसे पहले s को 0 बनाएंगे। s को जैसे ही 0 बनाए, s को जैसे ही 0 बनाए, तो आपका देखिए s खत्म, s खत्म, s खत्म और s खत्म। ठीक है, अब यहां से हम क्या ले लेंगे, 0 हो गया, तो a b c को कभी भी 0 नहीं लेंगे। जैसे c को अगर 0 लेने की कोशिश करते हैं तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, c को अगर हम 0 लेते हैं तो a और b को आपको लेना पड़ेगा 1 और -1, क्योंकि ये 0 आना चाहिए, तो -1 लेंगे। चलिए a बराबर 1 लिए, तो -1 का स्क्वायर प्लस b का यहाँ पे माइनस माइनस कुछ भी होगा तो वो स्क्वायर के अंदर है, और c बराबर 0 माने तो ये भी 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, c बराबर 0, और यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये 1 2/2 आ गया कितना, 1। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ये। आप कुछ भी मान सकते हैं इसके अलावा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर 1 ही आएगा, चाहे जो भी मन करे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, आंसर कभी चेंज नहीं होगा।
आंसर कभी चेंज नहीं होगा, आंसर वही आएगा जो आंसर आया है। कितना आंसर है? 1। आप कुछ भी मान लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर 1 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कभी चेंजिंग नहीं, आंसर 1 के अलावा कोई नहीं आएगा, 1 ही होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल यहां कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक इक्वेशंस और दूसरा यहां पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 है। आप इसे क्या मान सकते हैं, क्या ले सकते हैं? a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2, सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 1। मेरे दोस्त क्या बना सकते हैं कि जो आंसर फाइंड आउट हो जाएगा? हम जानते हैं कि 2 वेरिएबल है और इक्वेशन से 1 है, तो आपका 2 को आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 को आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं मेरे भाई, एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं 0। जैसे ही 0 इसे माने डी का, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, यहां आ जाएगा माइनस BC का स्क्वायर, यहां से प्लस, जैसे ही इसको 0 माने यहां से आ जाएगा AC का स्क्वायर, है कि नहीं? और यहां पे C बराबर निकाल लेंगे 1, C बराबर क्या आएगा? 1, और यहाँ पे प्लस माइनस भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर है, तो C बराबर 1 मान लिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, और B इक्वल टू भी 0 मान लिए, क्योंकि इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 4 है, तो 2 को आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से 0, तो ये पूरा टर्म 0, और यहाँ पे आ गया a स्क्वायर, तो यहाँ से हम a स्क्वायर इंटू C का स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर आ गया 2 और C का स्क्वायर आ गया, कितना आ गया? 1, तो आंसर आ गया 4, आंसर आ गया 4, आंसर आ गया 4। ऑप्शन में आपका कोई टैली नहीं कर रहा है, ऑप्शन में आपका कोई टैली नहीं कर रहा है। देखते हैं थोड़ी सा और कुछ बना के, कुछ और सवाल को देखते हैं इसमें। ये ठीक है, ये सही है। अब यहाँ से हम एक कोशिश करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1। एक काम करते हैं, ये स्क्वायर में, तो एक काम करते हैं, इसके बदले भी 1 मान लिए, बी के बदले भी 1 मान लिए, सी के बदले 1 लाना है, तो ये आधा आधा अगर रहे तो 1 हो जाएगा, आधा आधा 1 हो जाता है, तो आधा कब होगा? स्क्वायर में, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा? रूट मान ले सी बराबर, और डी बराबर क्या मान ले? 1/√2 मान। तो देखो 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, डी का स्क्वायर गुणा करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 1 आ गया आराम से। अब देखते हैं आंसर इसमें क्या आता है। तो a बराबर 1 माने हैं, d बराबर क्या माने हैं? 1/√2। चलिए b बराबर क्या माने हैं? b बराबर 1 माने हैं, c बराबर क्या माने हैं? 1/√2। तो ये आ गया आपका स्क्वायर खत्म, ये आपका 0 बन गया। चलिए यहां से आ गया AC, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू आपका √2। ठीक है, यहां भी वही चीज आएगा, प्लस में आएगा, क्लियर है? यहां से आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर, तो यहां से आएगा 2 दूनी 4 और यहां पे आएगा 2, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त 2। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक, कहीं लगता है कि उसमें सॉल्यूशन में कहीं प्रॉब्लम होगा, अब सॉल्यूशन को फिर से देख लेना, सॉल्यूशंस को फिर से देख लेना, है ना? सॉरी, सॉल्यूशन ठीक था, वो भी सॉल्यूशन वो ठीक था, वहां भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे हम a स्क्वायर बराबर हम ले लिए 2 का g स्क्वायर ले लिया, 4 आ गया था। हम नहीं, a स्क्वायर बराबर है, इसको जब 0 माने तो a स्क्वायर बराबर 2 ही होगा ना, तो इस कारण से आंसर कितना है? 2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वहां भी सही है, यहाँ भी इसको d बराबर 0 मान लेंगे, है ना, और इसको भी 0 मान लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू 1 और a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। 0 नहीं BC ना, हाँ b बराबर 0, वो भी 0, ये भी 0। थोड़ा सा देख लेना, अगर हम जो पहले माने थे वो भी, अगर ये 0 मानते हैं
ये भी 0 मानते हैं, तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर 2 और यहाँ से c स्क्वायर बराबर 1, ये 0 d माने हैं, तो ये भी 0, और यहाँ से आ जाएगा ac, c बराबर 1, तो यहाँ पे देखो ये भी 0, तो ac का स्क्वायर, तो यहाँ से a का स्क्वायर, c का स्क्वायर, a का स्क्वायर दिया हुआ है 2 इंटू 1, आंसर आ गया 2। वही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है आंसर में। सॉल्यूशन थोड़ा सा हम गड़बड़ा गए थे, उसमें अपने मन से लिख दिए थे कुछ। चलिए समझिएगा, लास्ट सवाल है आपका कि यदि 2r इक्वल टू h प्लस रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो तो r इस टू h का मान क्या होगा दोस्त। बहुत फास्ट है, एकदम फास्ट निकालना आपको आंसर मेरे दोस्त, मेरे है ना मेरे भाई, एकदम फास्ट निकालना, एकदम देखो कैसे फास्ट निकालेंगे। यहाँ पे 2r है, कोई रूट नहीं है, इधर रूट है, इसका मतलब इधर रूट को भी खत्म करना पड़ेगा, और RH का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है, तो आपको पूरी तरीके से देखना है, गौर करना है मेरे दोस्त। यहाँ 2r है तो r का कुछ भी वैल्यू होगा तो वो रूट में नहीं होगा, तो इधर भी रूट को खत्म करना पड़ेगा। रूट तभी खत्म होगा जब इसके बदले में यहाँ आ जाए कितना, कोई ऐसा वैल्यू आ जाए जिसका रूट निकल जाए, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 5 का भी रूट निकलता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन को छांटना होगा। 2 का अगर r के बराबर 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, ये भी कभी नहीं होगा। लेते हैं अगर इसके बदले में यहाँ पे 4 का स्क्वायर 25, 25 का रूट आ गया 5, और यहाँ पे देखिए आराम से आ गया 5 3 8, इधर 8 उधर भी 8, आंसर हो गया कौन, सी नंबर। आंसर कौन हो गया, सी नंबर। कोई दिक्कत, आंसर हो गया सी नंबर। रूट में है तो हमेशा रूट को ये करना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत, चलिए ये फास्ट हम कर लेते हैं, तो फास्ट। इक्वेशन दो वेरिएबल, तो इसको क्या मानेंगे, 0। इक्वेशन 2 और वेरिएबल, इक्वेशन 1 वेरिएबल 2, तो एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं 0, तो ये 0, ये 0, ये 0, बचा x क्यूब, x बराबर 7, तो 7 का क्यूब बटा 49, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 49, 7 सती 49, आपका आ गया 7 नंबर। कहीं सुधार लेंगे एक ऑप्शन, आंसर हो गया 7। दोनों में 9 9 था, एक में 7 होगा आंसर, दोनों सुधार लेंगे, आंसर कितना 7। ठीक है, आंसर कितना आ गया 7। चलिए आगे सवाल देखेंगे, बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इतना ही तक लॉन्ग वीडियो बनने वाला है, तो इस कारण से इतना ही तक के लिए आज का सेवा इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसे और भी सवाल को हम लोग करेंगे, पूरे सवाल को, इसमें लगभग आपका सवाल 30-40 सवाल है, वो सारे सवाल को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।